ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं टर्म 1 के लिए, न्यू पैटर्न पे बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को और आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 order to estimate the electric field due to thin finite plate। ठीक है, फाइनाइट प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है, thin finite plate। तो प्लेट पे इसमें चार्ज है ऐसे, और इसके सामने फील्ड मुझे डिराइव करना है, फील्ड का फॉर्मूला। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और हम लोग को याद भी है कि सिमेट्रिकल लेते हैं गॉसियन सरफेस। तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा लेना होगा ये पूछ रहा है कि कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं? चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, है ना। चार्ज को क्या करना है? इनक्लोज्ड। तो इस पे जो प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस, इसमें इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसे चार्ज को मुझे एक सिलेंडर कंसीडर करना पड़ता है, इस तरह का सिलेंडर। और चार्ज डेंसिटी, अगर सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, है कि नहीं। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया कंसीडर किया है। तो इतने एरिया में, ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इतने ए क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज यहाँ पे आ जाएगा? तो टोटल चार्ज यहाँ पे इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और मान लेते हैं सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सिग्मा इंटू ए चार्ज इनक्लोज्ड हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इससे टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस इनक्लोज से? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स निकलेगा इससे। अगर ये भी पूछता कि फाइंड टोटल फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड इन सिलेंड्रिकल पार्ट, तो इससे कितना चार्ज, कितना और ऐसे लाइंस निकलता, फील्ड लाइंस कितना निकलता बाहर की तरफ, वो फील्ड लाइन निकालने का फॉर्मूला था क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आपको पता होगा इसका फॉर्मूला आता है फाइनल, इसका फॉर्मूला निकालने पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। इसका डेरिवेशन थ्योरी पोर्शन में किया हुआ है। तो क्या है इसमें कंसीडर किए थे हम लोग सिलेंडर के लिए, ये प्लेन ऐसे प्लेट के लिए सिलेंडर कंसीडर किए थे। और आपको याद होगा कि पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस अगर आ जाएगा तो क्या होगा? तब ए ऑप्शन हो जाएगा, स्फीयर। अगर पॉइंट चार्ज होता और उसके लिए गॉसियन सरफेस मुझे निकालना पड़ता, यानी इस चार्ज को इनक्लोज करना होता, तो मैं इसे कैसे इनक्लोज करता? स्फीयर के अंदर इनक्लोज करता। तो स्फेरिकल वाला कब आता है कंसीडर करते हैं हम लोग? स्फेरिकल कंसीडर करते हैं हम लोग किसके लिए? तो ये पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल वाला, राइट, पॉइंट चार्ज के लिए। फिर स्ट्रेट लाइन तो किसी के लिए नहीं होगा आंसर, क्योंकि मुझे क्लोज एरिया चाहिए। क्लोज मतलब 3 डायमेंशन जैसा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं हुआ। तो सिलेंड्रिकल यहाँ पे हो गया। अगर यहीं पे इन ऑर्डर टू एस्टिमेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन फाइनाइट प्लेट नहीं लिखकर पॉइंट चार्ज लिख देता, पॉइंट चार्ज, राइट, पॉइंट चार्ज लिख देता, तो क्या हो जाता है आंसर इसका? ये हो जाता है स्फेरिकल। क्लियर है? यहाँ पे प्लेट था इसलिए सिलेंड्रिकल दिया हुआ है गॉसियन सरफेस। तो इस क्वेश्चन में 4 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। और ये कॉर्नर पे स्क्वायर का रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसे दिया हुआ है। अब 4 चार्ज में पहला है -Q, तो इसको A लिख देते हैं, जहाँ पे -Q है वहाँ A लिख देते हैं। फिर स्मॉल -Q है, इसको B लिख देते हैं। फिर है 2 स्मॉल q, इसको C ले लिए पॉइंट और इसको D ले लिए। और सेंटर पे आपको पोटेंशियल 0 करना है। तो ऐसा करने के लिए कैपिटल Q स्मॉल q में क्या रिलेशन आएगा ये पूछा है। तो सेंटर पे पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो वेक्टर है नहीं, तो मुझे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्केलर रूल ऑफ एडिशन से काम चल जाएगा। तो स्केलर में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड करना होता है। तो 4 यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे हम, एक पोटेंशियल ड्यू टू ए, फिर पोटेंशियल ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी। तो potential at this point at center due to charge placed at point A is given by minus kq by A। A यहाँ पे क्या है तो बताइए? A है इससे सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर कितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस A लिया हुआ है यहाँ, राइट। और
तो माइनस के क्यू बाई ए क्यों मैंने लिखा, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि माइनस चार्ज ही माइनस था यहाँ, चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव लिखते हैं। पोटेंशियल का वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। चार्ज के कांस्टेंट हो गया 9 क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड पोटेंशियल। अब स्मॉल क्यू के चलते सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो माइनस के स्मॉल क्यू बाई ए, सबका डिस्टेंस तो ए ही है, जितने भी कॉर्नर्स हैं इसमें 4 कॉर्नर्स सब इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। फिर ये 2q का कितना डिस्टेंस हो गया, तो k इंटू 2q अपॉन ए, 2q ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही लिया हुआ है, फिर ये भी पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल 2q, तो k इंटू कैपिटल 2q अपॉन ए, ये भी पॉजिटिव लिया हुआ है। अब इन सबका सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि नेट पोटेंशियल सेंटर पे क्या है, जीरो, डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे जीरो। तो इन सबको जीरो से इक्वेट कर दिए, जीरो से इक्वेट करके क्या मैं कॉमन लूंगा के, तो के कॉमन आ जाएगा और इक्वल टू के इधर आकर जीरो हो जाएगा, फिर ए भी कॉमन आ जाएगा और इधर ऐसे मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा ए। तो इसमें आया, देखिए इसमें क्यू आ गया और ये माइनस स्मॉल क्यू और प्लस 2q, तो 2q और माइनस क्यू मिलाकर एक क्यू बच जाएगा स्मॉल लेटर वाला, और माइनस कैपिटल क्यू है और प्लस 2 कैपिटल क्यू है, तो इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा तो एक कैपिटल क्यू रह जाएगा प्लस के साथ, तो प्लस के साथ एक क्यू रह गया, तो क्यू प्लस क्यू मतलब कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये राइट साइड लाएंगे तो माइनस लग जाएगा इसमें, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेंटर पे क्या करना था, पोटेंशियल जीरो, तो मैं सारे कॉर्नर्स पे जितने भी चार्ज हैं उनका पोटेंशियल सेंटर पे निकाला और उसको जीरो से जैसे ही इक्वेट किया मुझे ये रिलेशन मिल गया, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। देखिए अगर यही क्वेश्चन पूछता कि अगर मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का मन है, मुझे सेंटर पे मैं क्या जीरो करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, उसको करने में दिक्कत हो जाएगा, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ऐड होगा। तब कैसे करते हैं, देखिए ये माइनस क्यू है तो इसके चलते सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के चलते, ये दिया हुआ है माइनस क्यू ना, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता इस डायरेक्शन में, और ये भी स्मॉल भी माइनस दिया है तो इसके चलते इस स्मॉल डायरेक्शन वाला इधर होता, राइट। और ये 2q, यहाँ पे जो 2q है उसका फील्ड किधर होता, 2q का फील्ड 2q की तरफ होता या अवे भी हो सकता था, किधर भी हो सकता है, लेकिन इस 2q को 2 कैपिटल क्यू चार्ज को पक्का इसको होना पड़ेगा, ये अगर इस तरफ है देखिए इस तरफ, तो इसको निगेटिव ही होना पड़ेगा तभी ये कैंसिल कर पाएगा इसको, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तब तो नेट जीरो हो पाएगा इसको, है कि नहीं। वैसे ही इसको भी इधर अट्रैक्ट करके इसको भी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा 2q को, क्योंकि अगर मैं इसी को मान लूँ एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये ऑल फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस हो जाता, और ये एक्स मैं मानता तो ऑल फोर्सेज नेट फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस हो जाता है। तो सेंटर पे अगर नेट फोर्स मुझे मुझे पूछे कि इस केस में नेट फोर्स बताइए सेंटर पे क्या होगा, पोटेंशियल तो सेंटर पे जीरो हो गया है, तो नेट फोर्स या फील्ड पूछता तो क्या होता। तो अब ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू, तो जहां भी कैपिटल क्यू है या स्मॉल क्यू को माइनस कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, तो आप इस स्मॉल क्यू को माइनस कैपिटल क्यू लिखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस कैपिटल क्यू इक्वल टू ये प्लस कैपिटल क्यू हो जाता, वैसे ही ये क्या हो जाता माइनस 2 कैपिटल क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू को माइनस कैपिटल क्यू लिखना है और ये तो कैपिटल लेटर में है ही। तो अब इस पॉइंट पे नेट फील्ड कैसे निकालते हैं, देखिए ये 2q है और ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू अपनी तरफ बुलाएगा और ये माइनस 2q अपनी तरफ बुलाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा रिजल्टेंट, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में आएगा, इसके तरफ आएगा ऐसे, और ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस 2q ही है, तो ये प्लस 2q इधर धक्का देगा और ये ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रेंथ का है इसलिए ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट फिर इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब राइटवर्ड आएगा, रिजल्टेंट फील्ड किधर आ जाएगा,
राइटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा रिजल्टेंट फील्ड। ओके, अगर फील्ड पूछता तो रिजल्टेंट फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा फील्ड का, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला पता कर लीजिए कितना है, और ये इस डायरेक्शन का फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। पोटेंशियल में खाली KQ अपॉन R होता है, लेकिन फील्ड क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे लग जाता है। तो अभी ये मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 2। अब इधर भी 2Q और Q का रिजल्टेंट है, ये भी वही है, तो यानी 1 और 2 इक्वल आने वाला है। और कितना वो आएगा देख लेते हैं, तो K2Q बाई A स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल q वाला का फील्ड और कैपिटल Q वाला मतलब ये माइनस ऑफ Q और माइनस ऑफ 2Q का फील्ड एकदम अपोजिट आ रहा है, तो सबट्रैक्ट होगा। तो A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 2KQ में से KQ गया तो KQ बाई A स्क्वायर आया। तो क्या 1 और 2 दोनों KQ बाई A स्क्वायर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में सेम सिचुएशन है। इसमें भी एक चार्ज Q है तो दूसरा 2Q है, और इसमें भी एक Q है तो दूसरा 2Q है, एक ही जैसा सिचुएशन है, तो सेम आएगा KQ बाई A स्क्वायर आएगा। तो ऐसा ऐसा 2 बार है और दोनों 90 डिग्री पे है, एक इधर है एक इधर है, दोनों 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, KQ बाई A स्क्वायर जितना भी फील्ड है उसके स्क्वायर का रूट कर दिया जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा बताइए, KQ बाई A स्क्वायर बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। तो ये नेट फील्ड आएगा इस सिचुएशन में। ये जो क्वेश्चन है इसमें नेट फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, √2 टाइम्स KQ अपॉन A स्क्वायर। कुल मिला के ये ध्यान देना है कि वेक्टोरियली ऐड करना है फील्ड को, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है। इस क्वेश्चन में है कि A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इसमें फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, क्या करें क्या करें। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस पे टर्मिनेट होता है जाकर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने एरो दिया है, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इधर बहुत सारा प्लस होगा और इस साइड में बहुत सारा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा बहुत सारा। तभी तो इसका फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दिया है कि नहीं। लेफ्ट टू राइट देने का ही मतलब है कि लेफ्ट साइड में प्लस है और राइट साइड में क्या है, माइनस है, तभी तो ऐसा एरो दिया है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा अब इसमें, देखिए इधर प्लस प्लस और इधर माइनस। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के देखते हैं, राइट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक +1 कूलम चार्ज को यहाँ पे फ्री कर देंगे, तो ये अपने आप किधर जाएगा, नेचुरली किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जिधर नेचुरली जाता है ना उधर पोटेंशियल कम होता है, जिधर नेचुरल मूवमेंट होगा उधर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। देखिएगा कैसे यहाँ रिलेट कर रहे हैं, जैसे एक स्प्रिंग है मेरे पास, तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है ऐसे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब इस स्प्रिंग को मैं ऐसे कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा, ड्रॉप करूंगा इसको यहाँ से, तो ये नेचुरली किधर मूव करेगा, जब ये कंप्रेस में इलोंगेटेड स्टेट में है, ये इलोंगेटेड स्टेट में है तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसे यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये किधर जाएगा, नेचुरल लेंथ की तरफ। अपने आप ये इधर जाएगा क्या, राइटवर्ड जाएगा क्या, अपने आप नहीं जाएगा। अब इसको फ्री में छोड़ दूंगा तो ये नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा। तो जब नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा इसका, जब इलोंगेटेड है तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसी स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करके ऐसे रखता तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता बहुत सारा, और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये कहाँ पे जाता, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाता। तो जब भी कोई नेचुरली मूव करता है ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, या पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे मुझे चेक करना है इस फिगर में कि पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, राइट। तो अब इसके बीच में चार्ज को आप छोड़ दीजिए, +1 कूलम चार्ज को लाकर ड्रॉप कर। अब इसको देखिए कि किधर जाएगा नेचुरली, तो ये राइटवर्ड जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो देखिए ऐसे राइट में दिया हुआ है, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस, तभी तो एरो राइट में है।
और प्लस कूलम को चार्ज को मैं छोड़ूंगा तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा और ये राइट में मूव करेगा, यानी राइट में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइट में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइट। जिधर नेचुरली मूव करता है ऑब्जेक्ट उधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा बी पे एनर्जी होगा, क्योंकि बी से राइट में जाने पे पोटेंशियल घटने लगता है, तो सी पे कम होगा और सबसे कम तो ए पे होगा। तो मैं अगर इसको ऑर्डर में अगर अरेंज करूं तो सबसे कम ए पे देखिए आ रहा है, उसके बाद आ रहा है सी पे, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल, बी पे। तो पता चल गया कैसे हम चेक कर रहे हैं पोटेंशियल। जब भी चेक करना हो कि कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो तो एक चार्ज को वहां पे लाकर रख दीजिए और वो नेचुरली जिधर मूव करे उस डायरेक्शन में आप सोच लीजिए कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में बना दिया ऐसे, और आपसे पूछा कि पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा, ए पॉइंट का कि बी पॉइंट का, राइट। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पॉइंट का। तो एरो ऐसे बनाने का मतलब क्या है कि इधर प्लस होगा तभी तो एरो उधर जा रहा है। तो यहाँ +1 कूलम चार्ज को लाकर आप रिलीज करेंगे तो ये नेचुरली किधर मूव करेगा, बी की तरफ मूव करेगा। तो जिधर नेचुरली मूवमेंट होता है ना उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी बी का पोटेंशियल कम होगा इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो इस क्वेश्चन के लिए बी का पोटेंशियल सबसे कम है, क्योंकि इसके आगे ए का सबसे ज्यादा है और सी का उससे थोड़ा ज्यादा है, तो बी का मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, अगर फील्ड दिया है तो उस फील्ड में यूनिट चार्ज को ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि वो किधर मूव कर रहा है, जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक कर लेते हैं, केस स्टडी बेस्ड। इसमें क्या दिया है, फैराडे केज के बारे में दिया हुआ है। फैराडे केज क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये सबको पता है कि एक मेटल का सॉलिड हो या हॉलो हो, कैसा भी स्फीयर हो, सॉलिड हो स्फीयर हो, हॉलो पे तो अंदर फील्ड जीरो है ही। अगर सॉलिड स्फीयर भी मैं यहाँ पे बना दूं, अगर सॉलिड स्फीयर भी ऐसे हो जाए तो इसके अंदर भी फील्ड क्या होता है, जीरो। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में भी जीरो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो अगर कोई ये इसके अंदर बैठ जाए छुपकर तो उसको बाहर से कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं दिखेगा। इवन लाइटनिंग भी जब होगा, लाइटनिंग भी होगा और कोई एक हॉलो स्फीयर, इंसुलेटर का नहीं मेटल का बना हुआ हॉलो स्फीयर के अंदर बैठ जाएगा तो बाहर से लाइटनिंग भी आएगा तो ये अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप बाहर हैं घर से, आउटसाइड ऑफ होम, तो लाइटनिंग के सेफ्टी के लिए बेस्ट प्लेस क्या है आपके लिए, तो कार के अंदर है। कार के अंदर बैठकर और उसका सब विंडो बंद कर दीजिए, वो मेटल का बना हुआ है कार का बॉडी, उसके अंदर फील्ड जीरो होगा। या और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल आप ले लीजिए ऐसे, और इसके अंदर पूरा उसको रैपिंग कर दीजिए बाहर से, और मोबाइल रखकर अंदर एक मोबाइल रख दीजिए और दूसरे मोबाइल से उस पर कॉल कीजिए, दूसरे मोबाइल से कॉल कीजिए। तो इसमें कॉल नहीं जाएगा आपको, आउट ऑफ नेटवर्क बताएगा ये, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता ही नहीं है, जीरो होता है। तो आप इस तरह से आपको कोई डॉक्यूमेंट सेफ रखना है कि कोई हैक ना करे, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं जाए, तो उसको फैराडे केज के अंदर रख दिया जाता है। फैराडे केज कुछ भी नहीं है, एक कंडक्टिंग मटेरियल का क्लोज सरफेस है बस। तो a Faraday cage or Faraday field is an enclosure made of a conducting material. The field within a conductor cancel out with any external field. External field कुछ भी बाहर का फील्ड अंदर नहीं आता है, या अंदर भी चार्ज रख देंगे तो इसका भी फील्ड बाहर नहीं जाता है, राइट। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग फैराडे केज बोलते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल, इस केस पे बेस्ड आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर फैराडे केज। तो कॉपर, यहाँ पे कॉपर है, हाँ है। प्लास्टिक क्यों नहीं, क्योंकि ये सब इंसुलेटर है, ग्लास वुड कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है फैराडे, इसलिए कॉपर हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज। रियल वर्ल्ड फैराडे केज का एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है, कौन सा है रियल वर्ल्ड फैराडे केज, एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड
तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है आइए। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कार, बिल्कुल कार फैराडे केज है, उसके मेटल का बना हुआ है बॉडी उसका। प्लास्टिक बॉक्स नहीं होगा, मेटल रॉड नहीं होगा, क्योंकि रॉड क्लोज थोड़े है, इनक्लोज होना चाहिए सरफेस। लाइटनिंग रॉड भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इनक्लोज नहीं है। कार होगा क्योंकि मेटल बॉडी का बना हुआ है, और उसके अंदर आप अगर बैठे हैं कार के अंदर, तो बाहर लाइटनिंग भी, अगर क्लाउड से लाइटनिंग भी हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, फर्स्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो अगर लाइटनिंग आता है उस पर, फैराडे केज के ऊपर लाइटनिंग आता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड, तो उस जैसे कार के बॉडी, कार मान लीजिए बना दी, इसमें आप हैं, इसी को फैराडे केज बोल दिए कार को। अगर लाइटनिंग हो रहा है तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लाइटनिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और आप चार्ज मान लीजिए, चार्ज बॉडी आप हैं, चार्ज है आप पे, लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू फील्ड। फील्ड ही नहीं है तो फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है अंदर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो फोर्स होगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितना इजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज। ठीक है, फैराडे केज में प्लस क्यू चार्ज को रख दिए, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, इसके सरफेस पे चार्ज पूछ रहा है क्या है, तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। एक मैं फैराडे केज बना देता हूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसा मैंने बनाया। तो इसमें एक्चुअल में ये आपको दिखने में लग रहा है इतना थिन, लेकिन इसका भी दो लेयर है, एक इनर और एक आउटर लेयर है। इसमें दो सरफेसेस हैं, एक देखिए अंदर वाला सरफेस है, इन साइड वाला, और एक बाहर का सरफेस है, आउट साइड वाला सरफेस है। दो सरफेस है ना, इन और आउट। तो इन साइड और आउट साइड में इसके अंदर में रखा हुआ है चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू, राइट। तो प्लस क्यू चार्ज है, और अंदर का फील्ड बाहर नहीं जा सकता है, तो ये टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, तो टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे उतना ही, जितना प्लस क्यू अंदर है उतना ही माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस कर लेगा इनर सरफेस, क्योंकि ये जो मेटल का बॉडी यहाँ पे बनाया हुआ है उसके अंदर में फील्ड नहीं होता है। इसका कुछ थिकनेस अगर आप माने इतना, तो इस थिकनेस के अंदर यानी कि यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। इसके अंदर में कुछ फील्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फील्ड नहीं जीरो है तो यहाँ से मैं गॉसियन सरफेस जब लूंगा इसके अंदर 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 अंदर, तो उसमें चार्ज इनक्लोज क्या आना चाहिए, जीरो। कि चार्ज इनक्लोज जीरो होगा तभी तो फ्लक्स जीरो आएगा, और अंदर का फ्लक्स बाहर आना नहीं चाहिए, ऐसा हम फैराडे केज में पढ़े हैं कि फैराडे केज से ना तो अंदर जाता है और ना अंदर का बाहर आता है। तो अगर इसको मैं माइनस प्लस क्यू लिया, तो इसके इनर सरफेस पे उतना ही माइनस इंड्यूस हो जाता है, ताकि ये यहीं पे टर्मिनेट कर जाए आकर, और इसका लाइन कुछ भी बाहर नहीं जाए। या यहाँ से अगर गॉसियन सरफेस में एक ऐसे ले लूँ, इसके अंदर 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 अंदर, तो उससे कुछ फ्लक्स बाहर नहीं आना चाहिए, फ्लक्स नहीं निकलना चाहिए। तो इसीलिए इनर सरफेस पे जितना अंदर आप चार्ज देंगे उतना इंड्यूस हो जाएगा इनर सरफेस पे। तो प्लस चार्ज मैंने दिया था, तो माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे इंड्यूस हो गया। आउटर सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा, तो उतना ही प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल था, तो आफ्टर इंडक्शन भी न्यूट्रल रहेगा, तो आउटर सरफेस पे भी प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछ देता कि एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू। अब ये पूरा क्वेश्चन में देखिए, इट्स सरफेस मतलब इसको लिखना चाहिए कि इनर सरफेस, कौन सा सरफेस, इनर। तो इनर सरफेस पे माइनस चार्ज होगा, और इट्स सरफेस लिखकर और आउटर सरफेस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लस क्यू। आउटर सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस, और इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है। कि अ पॉइंट चार्ज 2 कूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फैराडे केज, फैराडे केज के सेंटर पे एक चार्ज प्लेस कर दिए with 9 centimeter, the number of electric field lines passing through normally। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 2 कूलम दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द माइनस 12 लिख देंगे। ये R से इंडिपेंडेंट है, तो जो 9 दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 9 का कुछ यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है।
खाली 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख देना है, क्योंकि मुझसे फ्लक्स पूछा है इसमें, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो खाली क्यू इनक्लोज्ड 2 कूलम और एप्सिलॉन नॉट 8 पॉइंट, ये वाला वैल्यू, और 9 ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर हो गया ये?